Hello everyone, this is the Doctor Daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग रिवाइज करते हुए चल रहे हैं ना, डेली जो लेक्चर्स हो रहे हैं। सभी लोग लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो डेली टारगेट्स होते हैं वो आप लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। डेली आप लोगों को रिवाइज करते हुए ही चलना होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, वरना नहीं समझ में आएगा। डेली जो मैं पढ़ाती हूँ उसको जाकर रिवाइज करो और उससे रिलेटेड PYQ में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक 4 लेक्चर्स में जो भी पढ़ चुके हैं वो सारा रिकॉल करेंगे 10 मिनट्स के अंदर, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने ये पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल की जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल थ्योरी थी वो कौन सी थी? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोर एंड बरी, वेरी गुड। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? रैंग एंड वर्नर ने, ठीक है जी। मैं आपको ये रिकॉल इसलिए कराती हूँ ताकि आपको क्लास में इतनी बार रिकॉल कराया जा रहा है, आपको बिल्कुल आपके ब्रेन में सेट हो जाए, बिल्कुल आपको याद हो जाए, ठीक है। इसलिए रिकॉल कराया जाता है डेली 10 मिनट्स। आगे के जो 10 मिनट्स दिए जाते हैं पहले के, इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लास में याद हो जाए। इतनी बार हम रिकॉल करेंगे, इतनी बार रिकॉल करेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगी पूरी पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। चलो तो पूरी पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पूरी पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एंड एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। 6 पीरियड में होते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम। एंड एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं 7 पीरियड में? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। फर्स्ट डे का हमने क्या नाम बताया था? एल्कलाइन मेटल्स। सेकेंड डे का क्या नाम बताया था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वेरी गुड। एल्कलाइन मेटल्स को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोलते थे? बिकॉज इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते थे सेकेंड डे को? बिकॉज इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिड बेसिक नेचर के होते थे, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे, ठीक है जी। उसके बाद 13th ग्रुप को बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली। इसका एक और नाम क्या था? निक्टोजन फैमिली, जिसका मीन क्या था? सफोकेटिंग एजेंट। 16th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोला था? चैल्कोजेंस फैमिली। चैल्को मतलब और जंस मतलब जनरेशन, और का जनरेशन करते हैं। 17th ग्रुप को क्या बोला था? नोबल गैसेस। 17th ग्रुप को बोला था हेलोजन्स। 17th ग्रुप को क्या बोला था? हेलोजन्स। हेलो मतलब सॉल्ट एंड जन्स मतलब जनरेशन। और 18th ग्रुप को बोला था नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को एक और नाम बोला था, क्या नाम था उसका? इनर्ट गैसेस। क्यों बोलते थे? क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते नोबल गैसेस, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए फिर हमने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप को ही क्यों रखा गया, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप को ही क्यों रखा गया? 3 to 12 डी ब्लॉक आते हैं। एंड पी ब्लॉक को 13 to 18 6 ग्रुप में ही क्यों रखा गया? बिकॉज एस ऑर्बिटल में एस सबशेल होती है। अगर एक सबशेल है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं। डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप्स ही क्यों होते हैं? 12 ग्रुप्स क्यों नहीं होते? मैंने बताया था ना कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए टोटल डी ब्लॉक्स में 10 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप क्यों होते हैं? बिकॉज पी ऑर्बिटल में पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती है और 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ठीक है, तो इसलिए पी ब्लॉक को टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फिर मैंने आपको कल ही बताया था, परसों भी बताया था कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया है। मुझे आंसर दो, मैं नहीं बताऊंगी ये क्वेश्चन, मुझे आंसर दो, मैं नहीं बताऊंगी ये क्वेश्चन क्यों रखा गया, कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया। मुझे कमेंट में फटाफट से आंसर दो। उसके बाद मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग नो डाउट 18 ग्रुप हैं, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि एक ऑर्बिटल में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते, अगर हम कंसीडर करा था हमने कि एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते तो टोटल जो ग्रुप्स थे वो कितने होते, 27। यहाँ तक क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का कॉन्सेप्ट। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रही थी। नंबर ऑफ शेल क्यों बढ़ रही थी, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। इसलिए इसका फंडामेंटल ट्रिक क्या थी, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। लेकिन आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग कम होती हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो क्या बढ़ता था, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता था। नॉन मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता था, बिकॉज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ती हैं पीरियड्स में, वो कांस्टेंट रहती हैं, है ना जी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये क्या होती है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर कम होती हैं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको एसिडिक और बेसिक का जनरल ट्रेंड बताया था। जो एक्सेप्शन है वो तो हम पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का एक जनरल ट्रेंड क्या होता है वो बता दिया है। जब भी हम पूरी पीरियोडिक टेबल में, जब भी हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता था। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो एसिडिक नेचर बढ़ता था। ठीक है जी, ये बताया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर दे दिया है, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया है और अगर हमें उसकी पोजीशन बतानी है, उस एलिमेंट की पोजीशन बतानी है कि वो किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, किस पीरियड में आता है, तो मैंने कैसे निकालना बताया था। पीरियड को 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 118, इनमें जिसमें बीच में आ रहा है उसी पीरियड का हो जाएगा। ग्रुप निकालने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, Z plus 18 minus atomic number of next noble gases, 2 helium, 10 neon, 18 argon, krypton 36, xenon 54, radon 86 या फिर 118। ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया कि किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। अगर ग्रुप है तो ब्लॉक तो हम पता लगा ही लेंगे, 1 to 2, जल्दी मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलिए सब लोग। 1 to 2 S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक एंड 13 to 18 P ब्लॉक। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि मान लो हमें एटॉमिक नंबर नहीं दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया, इसी पर तो बेस थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है, किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ दे दिया है, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है। तो कैसे पता लगना बताया था मैंने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, शेल क्या होती है 1 2 3 4 5, शेल का एक और नाम बताया था मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो इसका क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, मैंने फिर ब्लॉक निकालना भी बताया था। कैसे बताया था कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कैसे निकालेंगे कि किस ब्लॉक का है ये एलिमेंट, किस ब्लॉक का है। तो मैंने उसकी एक ट्रिक बताई थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, एस सब शेल में, पी सब शेल में, डी सब शेल में या एफ सब शेल में, वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एस ब्लॉक के लिए एक कंडीशन बताई थी, एस ब्लॉक का तभी माना जाता था जब n-1d n-2f एम्प्टी होता था। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद ग्रुप निकालना, तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आपने पीरियड निकाल लिया,
और क्या निकाल लिया, ब्लॉक निकाल लिया आपने, पता पड़ गया कि किस ब्लॉक का है। अब बताओगे मैम ये तो बताओ कि ब्लॉक तो हमने निकाल लिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और हमने ब्लॉक और पीरियड तो निकाल लिया, अब ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हमने अगर पता लगा लिया ये एस ब्लॉक का है तो जितने इलेक्ट्रॉन एनएस में है वही उसका ग्रुप हो गया। जैसे कि एनएस में एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ग्रुप का हो गया, एनएस में दो ग्रुप, एनएस में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो ग्रुप सेकेंड ग्रुप का हो गया। ठीक है, ऐसे पी में अगर हमें ग्रुप निकालना है तो कैसे निकालते थे, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन पी एंड डी ब्लॉक के अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1 डी को काउंट कर लो, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक जनरल ट्रिक बताई थी कि किस एटॉमिक नंबर के बाद सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं एंड किस एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट मैन मेड होते हैं, फिर सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं। मुझे फटाफट से उस एटॉमिक नंबर का नाम वो बताओ, नाम जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर सारे एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर, एक मिनट, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं एंड एटॉमिक नंबर 92 के ऊपर सारे एलिमेंट सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं, जिसको मैन मेड एलिमेंट्स बोलते हैं। मैंने बताया था, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, फिर मैंने आपको बताया था कल मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर निकालना बताया था ना। क्लियर है सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटल्स होती हैं, फिर नॉन मेटल्स होती हैं, फिर मेटेलॉइड्स होती हैं। मेटेलॉइड्स मैंने जो जो कल बताई थी, मुझे कमेंट्स में सारी मेटेलॉइड्स लिखकर बताओ। अभी तुरंत कमेंट करो, जितनी मेटेलॉइड्स मैंने कल बताई थी सारी मेटेलॉइड्स को कमेंट में लिखो। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके जी, चलें स्टार्ट करें। चलो देखो, आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन आता है, हमें ये तो आपने मैम बता दिया कि एस ब्लॉक को 1 to 2 रखा गया, डी ब्लॉक को 3 to 12 रखा गया एंड पी ब्लॉक को 13 to 18 रखा गया एंड एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया। आपने हमें ये बता दिया, आपने हमें ये भी बता दिया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप आते हैं, क्यों आते हैं ये भी बता दिया था। डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों बनाए गए, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों बनाए गए, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों बनाए गए, ये मैंने आपको सब बता दिया था। अब क्वेश्चन आता है कि कोई एलिमेंट है जो एस ब्लॉक का है, कोई एलिमेंट है जो एस ब्लॉक का है, ये कैसे पता पड़ा कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का ही है? आता है ना क्वेश्चन कि कोई एलिमेंट है कि ये एस ब्लॉक का है, लेकिन ये कैसे पता पड़ा कि ये एस ब्लॉक का है? तो ये ऐसे पता पड़ा क्योंकि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहा था, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहा था, इसलिए वो एस ब्लॉक का मेंबर है। फिर से सुनिए, कोई भी एलिमेंट अगर एस ब्लॉक का है तो ये कैसे पता लगा कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है? बिकॉज उस एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो एस सब शेल में जा रहा था, इसलिए पता लगा कि ये जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो कैसे पता लगा कि एलिमेंट पी ब्लॉक का है? बिकॉज जो वो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक का है। कोई एलिमेंट है अगर वो डी ब्लॉक का मेंबर है तो वो डी ब्लॉक का मेंबर क्यों है? कैसे पता लगाया कि वो डी ब्लॉक का मेंबर है? बिकॉज उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में जा रहा है, इसलिए वो डी ब्लॉक का मेंबर है। कोई एलिमेंट अगर एफ ब्लॉक का है तो वो एफ ब्लॉक का क्यों है? कैसे पता लगाया कि इस एलिमेंट को एफ ब्लॉक में ही रखना है? बिकॉज उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जा रहा है? एफ सब शेल में जा रहा है, इसलिए वो एफ ब्लॉक का मेंबर है। क्लियर हो गया?
सबको क्लियर हो गया ना कि अगर कोई एलिमेंट जिस ब्लॉक का है, मान लो एस ब्लॉक का है, तो क्यों है एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक में क्यों नहीं रखा गया उस एलिमेंट को, एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, बिकॉज उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहा है, इसलिए उस एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा गया, डी ब्लॉक में नहीं रखा गया। क्लियर है सबको, क्लियर कट है ना। चलिए इसी के लिए हम आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन के व्याप पर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एस ब्लॉक। अब हम हर ब्लॉक को, हर ग्रुप्स को, हर ब्लॉक्स को अलग अलग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, यहीं से स्टार्ट है मेन प्रोडक्ट टेबल। ओके, देखो एस ब्लॉक, पहली बात तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक में ही क्यों रखा गया, बाकी ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। बिकॉज उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहा है, इसलिए इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखा गया। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में टोटली क्या थी, मेटल्स थी, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स तीनों थी। ठीक है जी, तो एस ब्लॉक में सारी की सारी क्या होंगी, मेटल्स। अब क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, है ना। फर्स्ट ए का नाम एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकेंड ए का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो फर्स्ट ए है एल्कलाइन मेटल्स, उसको एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था, बिकॉज वो बेसिक नेचर की होती है। एंड सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था, नो डाउट वो भी बेसिक नेचर की होती है, लेकिन वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, इसलिए सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला था। चलिए जी, लेकिन इनकी मेटेलिक रिएक्टिविटी कैसे बताएंगे, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में से नो डाउट एस ब्लॉक में मेटल्स ही मेटल है, लेकिन मोस्ट मेटेलिक कौन है, फर्स्ट ए या फिर सेकेंड ए, बताओ। मैंने कल मेटेलिक का कॉन्सेप्ट बताया है, जब हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, जब हम ग्रुप में आते हैं तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए कहाँ जा रहे हैं हम, पीरियड में जा रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, तो मेटेलिक कौन सा होगा, फर्स्ट ए, और नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, सेकेंड ए। अगर हम ऑर्डर निकालें तो मोस्ट मेटेलिक कौन सा होगा, फर्स्ट ए, बिकॉज पीरियड में जाने पर नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता था, बिकॉज क्यों बढ़ता था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे। तो नो डाउट फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में से मोस्ट मेटेलिक फर्स्ट ए होगा। अब एस ब्लॉक को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। एस ब्लॉक का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है लिखने का वो होता है NS122। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा बच्चों। चलो, एस ब्लॉक को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1 एंड सेकेंड ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। मेटलिक में, मेटल्स में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखा जाता है, तो जो फर्स्ट ए है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्यों है ये भी पता लगाते हैं। बिकॉज फर्स्ट ए है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा फर्स्ट ए के मेंबर, तभी तो नोबल गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन रख पाएगा, इसलिए फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सेकेंड ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों है, +2 क्यों है, बिकॉज सेकेंड ए के एलिमेंट को अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा करना है, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो नोबल गैसेस जैसा कन्फिग्रेशन रख पाएंगे, इसलिए सेकेंड ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ओके जी, फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 एंड सेकेंड ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होता है। ये हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स, एंड सेकेंड ए को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स इसलिए बोलते थे बिकॉज इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते थे, नो डाउट इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए सेकेंड ए का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रखा गया है। ओके जी, लेकिन सेकेंड ए का नो डाउट इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, जो बेरिलियम होता है ना, जो बेरिलियम होता है इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसके जो ऑक्साइड होते हैं बेरिलियम के वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब मैम ये एम्फोटेरिक क्या होता है,
एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। अगर कोई एसिड है तो वो बेस से रिएक्शन करेगा, अगर कोई बेस है तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर कोई एम्फोटेरिक है तो वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक के नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो अब फर्स्ट डे में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए, इसको ट्रिक है याद करने की। आप अपने लिए ट्रिक अलग बना सकते हो, लेकिन जो मैंने ट्रिक बनाई है वो देखिए। है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है हाइड्रोजन लिथियम ना सोडियम की पोटेशियम रब रुबिडियम से सीजियम एंड फरियाद फ्रेंशियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम 10-15 बार आप याद करोगे ना, इसकी ट्रिक याद हो जाना है आपको। ठीक है, हेलेना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। एंड सेकेंड डे को याद करने की एलिमेंट की ट्रिक्स, सेकेंड डे में तो पहले कौन कौन से एलिमेंट रखे गए ये पढ़ लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे मैम, मैं बताती हूँ ट्रिक। देखो सब लिखी हुई है ट्रिक व्रिक। इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम। ओके क्लियर है। चलिए ये तो हमने बता दिया कि मेटालिक नेचर फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे में से किसका ज़्यादा था, फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे का क्यों ज़्यादा था, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही नोबल गैसेस जैसा कन्फिग्रेशन कर लेगा, और सेकेंड डे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। जब हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है, इसलिए फर्स्ट डे का मेटालिक नेचर ज़्यादा होगा सेकेंड डे से। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी नो डाउट किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट डे की, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर रहा है, और सेकेंड डे के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर रहा है। क्लियर है सबको। देखो जो एस ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एस ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं वो ऐसी एटमॉस्फेयर में ऐसे ही नहीं पाए जाते बेटा, उनको केरोसिन या फिर पैराफिन वैक्स में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे वो एयर या फिर एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, वैसे ही रिएक्शन करने लगते हैं। इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पैराफिन वैक्स एंड केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन जो लिथियम होता है, जो लिथियम होता है उसको केरोसिन में प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं प्रिजर्व करके रख सकते, बिकॉज आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जो लिथियम जो होता है ना, लिथियम ये क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लिथियम की एटॉमिक साइज सबसे कम है, इसलिए लिथियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। ये क्या केरोसिन पर फ्लोट करने लगता है, केरोसिन पर फ्लोट करने लगता है, इसलिए लिथियम को पैराफिन वैक्स में स्टोर करके रखते हैं लिथियम को। ठीक है, चलो अब एक और देखो, एस ब्लॉक में जितने भी मेंबर्स हैं, एस ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे आयनिक नेचर के बनेंगे। एस ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे आयनिक नेचर के बनेंगे, लेकिन एक्सेप्शन लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। एस ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, एस ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे आयनिक नेचर के होते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवेलेंट नेचर के बनते हैं। एक फंडामेंटल ट्रिक है याद रखना, एक फंडामेंटल ट्रिक है याद रखना, जब भी आयनिक और कोवेलेंट का क्वेश्चन आए, जब भी आयनिक और कोवेलेंट का क्वेश्चन आए, आप ऑलवेज उसको पोलराइजेशन से करेंगे। ठीक है, जब भी पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी आयनिक और कोवेलेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ट्रीट
पोलराइजेशन से करेंगे। देखो, जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन एंड साइज ऑफ एनाइन के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटाइन के। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट नेचर के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक नेचर के। ओके, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी किसी का भी आयनिक या कोवेलेंट पूछता है, आयनिक और कोवेलेंट क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर आप देंगे पोलराइजिंग पावर से। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटाइन की। सेकंड कॉन्सेप्ट, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट नेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक नेचर के। देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, LiF, LiCl, LiBr एंड LiI, यही तो क्वेश्चन है। जब हम इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये कैटाइन है, ये एनाइन है, इतना तो जानते हैं ना सब लोग। ये कैटाइन है, ये एनाइन है, तो जो कैटाइन है वो तो सेम है ना सब में। क्या बढ़ रहा है? साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है। जब साइज ऑफ एनाइन बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? जब साइज ऑफ एनाइन बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, बिकॉज साइज ऑफ एनाइन पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट या फिर आयनिक? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? कोवेलेंट नेचर के, तो कौन सा नेचर बढ़ेगा? कोवेलेंट नेचर। एंड आयनिक नेचर क्या होगा? कम होगा। बस हो गया क्वेश्चन। इधर क्या था? कैटाइन सेम था, कैटाइन सेम था, साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा था, साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है तो आयनिक क्या होगा? कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट पूछा तो क्या आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। तभी मैंने बताया था कि लिथियम के एंड बेरिलियम को छोड़कर बाकी कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, लेकिन लिथियम एंड बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, लेकिन जो LiF होता है वो आयनिक नेचर का होता है। फिर से सुन लो, एस ब्लॉक के सारे कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है लिथियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन जो LiF, लिथियम का एक ऐसा एलिमेंट जो आयनिक नेचर का होता है वो होता है LiF। तभी जो LiF है वो कैसा है? आयनिक नेचर का, जबकि ये तीनों एलिमेंट कैसे हैं? कोवेलेंट नेचर के। आगे समझ में आयनिक और कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है तो फटाफट से मुझे कमेंट में यस मैम लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है? यहाँ पर देखो, क्वेश्चन दिया है हमें BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2, ये दिया है। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अब एनाइन तो क्या है, इसमें +2, कैटाइन पर +2 और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो पता है ना सबको कि कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये जो हमारा एनाइन है ये तो क्या है? सेम है। एनाइन क्या है? सेम है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? कैटाइन। क्या चेंज हो रहा है? कैटाइन। जब हम ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो यहाँ चार्ज तो जाएगा नहीं, बिकॉज एक ही ग्रुप के मेंबर हैं
तो एक ही ग्रुप के मेंबर है तो उनका चार्ज सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइज। किसका साइज जाएगा, कैटाइन का, बिकॉज कैटाइन का ही तो साइज बढ़ रहा है। सेकेंड में ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बताओ क्या होगी, पोलराइजिंग पावर कम होगी। क्यों कम होगी, बिकॉज पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटाइन की। तो साइज ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगी। पोलराइजिंग पावर कम हो रही है तो कोवेलेंट नेचर भी तो कम होगा, बिकॉज पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट नेचर के। तो कोवेलेंट नेचर कम हो रहा है लेकिन आयनिक नेचर बढ़ेगा। अगर कोवेलेंट कम हो रहा है तो आयनिक तो बढ़ेगा ना। तो जब हम इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है। साइज ऑफ कैटाइन बढ़ने से पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवेलेंट नेचर कम होगा। कोवेलेंट नेचर कम होगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। इसीलिए ये सारे कंपाउंड आयनिक नेचर, ये सारे कंपाउंड आयनिक है, इसीलिए बेरिलियम और लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते थे एक्सेप्ट LiF। क्लियर है ना सबको। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप कट से करेंगे। चलिए तो आज कंक्लूजन क्या निकला, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक को पढ़ा, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स आते हैं। मेटेलिक रिएक्टिविटी फर्स्ट डे की ज़्यादा होती है सेकेंड डे से। क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज जब हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता है, बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे को। फर्स्ट डे को एल्कलाइन मेटल्स बोलते थे, मैंने बताया था कि एल्कलाइन मेटल्स को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोलते हैं। सेकेंड डे को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं। अब मुझे आप बताओगे क्यों बोलते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया है। फर्स्ट डे में कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया, सेकेंड डे में कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया, क्लियर है सबको। उसके बाद मैंने आपको आयनिक और कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट बताया आज, कि जब भी हमें कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आयनिक और कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट निकालना है तो ऑलवेज आयनिक और कोवेलेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हमेशा पोलराइजिंग पावर से करेंगे। जब भी आयनिक और कोवेलेंट का क्वेश्चन आएगा उसको ऑलवेज कहाँ से करेंगे आंसर उसका, पोलराइजेशन से। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटाइन के। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट नेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक नेचर की। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी करा दिए, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप करके रहेंगे, ठीक है जी। तो आज अपनी क्लास यहीं तक ही रखते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो जितना पढ़ा है उतना सब रिवाइज करके आएंगे। कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी सारे स्टार्ट करने से पहले, तो जितना पढ़ा रहे हैं उनको डेली अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते जाओ। अगर डेली छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करते जाओगे ना तो उतना ही ईजी रहेगा, वरना बाद में चल के इतना बैकलॉग का ढेर हो जाएगा ना कि उसमें आप ही नज़र नहीं आओगे, इतना ढेर हो जाएगा बैकलॉग का। तो डेली जितना थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं आगे बढ़ते जाओ, याद करते जाओ, उससे रिलेटेड PYQ करते जाओ। PYQ में आपको कोई भी डाउट आता है, PYQ में एक सिंगल पॉइंट, सिंगल क्वेश्चन, किसी का भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दो। आप अपना कमेंट में मुझे क्वेश्चन लिख दो, मैं सबका आंसर दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।